तो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतिहास, भूगोल और संविधान के प्रश्न करने वाले हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास से देखेंगे लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके रिपीट होने वाले हैं। 10 से 15 क्वेश्चन से आपको यहाँ पे 20 से 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए कि जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है 31 मई को होने वाला है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने ज़िले का या अपने घर के पास का कोई कॉलेज चाहेंगे तो वह भी आपको मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का पेपर है, जीके के पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी के सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न सेम आपके रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। सिर्फ डिजिट बदला रहेगा, अंक बदला रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेके 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर है। आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन में आकर सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चंपारण में किए थे। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है और यह प्रश्न पूछा गया यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव हैं। तो इनका जो वध है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी अपना जो राजनीतिक गुरु है वह गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। यह पॉइंट याद रखेंगे और यह मुंबई में हुई थी। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यह पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष को दिया गया है तो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, पूछा ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहली जो रेलवे लाइन है किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे रेलवे लाइन है वह लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुई थी और 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। और जो पहली रेलगाड़ी थी वह मुंबई से लेकर थाड़े के बीच चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का जो शासन रहा है सबसे अच्छा रहा है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। मौर्य वंश के संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त दिया गया, समुद्रगुप्त को आप लोग याद रखेंगे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अमरकोट में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंचाई कर किसने लगाया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम था, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? और बीएड में कम से कम 4 से 5 बार यह प्रश्न पूछा गया है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? और यह भी प्रश्न बीएड में कई बार पूछा गया है, इसी से रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें पहला पूछा जाता है, पहला ऋषभदेव थे, 23वां पार्श्वनाथ थे, 24वां महावीर स्वामी, अंतिम में पूछा जाएगा महावीर स्वामी, यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा पर दिए थे, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह आपका राइट आंसर है। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी लिखता था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है खालसा की स्थापना किसने की? और यह भी प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका। खालसा जो पंथ है उसकी जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सितार का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, सितार का आविष्कार दिया गया है तो अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बीएड में पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, बांसुरी बजाते थे, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी जो वंश था उसका जो अंतिम शासक था वह यहाँ पे इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अंतिम शासक पूछा गया है तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। आपसे यहाँ पे संस्थापक पूछ दिया जाएगा तो बहलोल लोदी होगा, यह पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? जो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था यह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हैदर अली था, ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया यह बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? और यह भी प्रश्न बीएड में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य ने किया, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। कौटिल्य के 2 उपनाम हैं जिसमें यहाँ पे चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कमीशन के जितने भी सदस्य थे सबके सब अंग्रेज ही थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। साइमन जो कमीशन था उसके जो भी सदस्य थे सबके सब अंग्रेज ही थे, इसीलिए साइमन कमीशन का
बहिष्कार किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको नष्ट जो किया था वह मोहम्मद बिन बख्तियार ने किया था। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज था। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया यूनानी राजदूत था वह आपका मेगस्थनीज था। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि जो 1857 का विद्रोह है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजरेली ने। डिजरेली ने स्वीकार कर लिया था कि जो 1857 में विद्रोह हुआ वह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो डी वाला राइट आंसर है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के समय में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वापस वेदों की ओर लौटो का जो नारा है किसने दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह दिया गया है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। और यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आगा खां के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बाबर था। जो मुगल साम्राज्य है उसका जो संस्थापक है बाबर था। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खजुराहो में जो पाए गए ऐतिहासिक स्मारक हैं किस काल के हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चंदेल वंश के शासनकाल के हैं। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पानीपत की 3 लड़ाई हुई। पहली हुई 1526 में, दूसरी हुई यहाँ पे पहली हुई थी 1526 में, और दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 ईस्वी में। तो आपसे तीसरी वाला पूछा जा रहा है, तीसरी पूछा जा रहा है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और याद रख लेंगे तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन में भी 2 युद्ध हुए थे। तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। यह याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा एक कमेंट आपको करना है यहाँ पे, जो कि बीएड में पूछा गया प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए जिससे आप लोगों को याद रहे, एग्जाम में आए तो कर सकें। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में हो जाएगा। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह को जो अंग्रेज थे वह बंदी नहीं बना पाए थे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वह विनायक दामोदर सावरकर थे। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। आर्य समाज पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। जो स्वर्ण मंदिर है उसकी जो स्थापना है गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही आपका धर्म था जिसको यहाँ पे अकबर ने चलाया था और इसकी जो स्थापना है वह 1582 में हुई थी। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते लिया गया है और यह भी प्रश्न बीएड में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में मुंडक उपनिषद दिया गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यवन शासकों ने चलाया था, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो महाराणा कुंभा थे, उन्होंने ही कराया था, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1857 में हुई थी, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा या पुस्तक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद की। बहुत ज़्यादा फेमस प्रश्न है, कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप कहीं पर याद रख लेंगे या नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से आपके जियोग्राफी के प्रश्न हैं, भूगोल के हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। सी वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो माउंट बेटन योजना थी उसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उल्का पिंड हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। विपुल का मतलब होता है भरपूर होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन आपका यहाँ पे 78% है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो पृथ्वी का तापमान है वह बढ़ रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसी की वजह से तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भूकंप से है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। भूकंप के बारे में 2 पॉइंट याद रखना है कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, यह याद रखेंगे। बीएड में दोनों पूछे जा चुके हैं। अलमाटी बांध है जो कि किस नदी पर बना है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। अगला है बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1973 ईस्वी में। जो बाघ यहाँ पे परियोजना है, जो बाघ प्रोजेक्ट थे वह आपका 1973 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो ये वाला राइट आंसर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो यहाँ पे 7वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पालनी की पहाड़ियों में है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो शुक्र है। शुक्र ग्रह हो गया और एक है बुध, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। शुक्र ग्रह आपका सबसे चमकीला ग्रह है, इसको पृथ्वी का बहन या भगनी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। सूर्य के जो सबसे पास में ग्रह है वह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है बुध है, यह पॉइंट याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जानते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस डिमोस, यह याद रखेंगे। इतने प्रश्न बीएड में पूछे गए हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा 14.98 यहाँ पे करोड़ किलोमीटर, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है जो बब्बर शेर मिलते हैं वह जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में उसी में मिलते हैं, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। याद रखेंगे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका यहाँ पे असम में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे मानस है, यह भी मानस राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आपका यहाँ पे असम राज्य में हो जाएगा। केवलादेव है, यह है आपका राजस्थान में। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, और उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से करके ही जाइएगा एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हाई है, जो कि डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो कनारी वाली धारा है वह ठंडी जलधारा के अंतर्गत आ जाती है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा जो साक्षर राज्य है वह केरल है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसकी साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महासागर है, और यह भी प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे जावा मानव संबंधित है, तो यह मंगोलायड से संबंधित है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र समीर बनती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दिन के समय, जो समुद्र समीर बनती है वह दिन के ही समय बनती है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है, पूर्वी तट का आपसे पूछा जा रहा है, तो यह विशाखापत्तनम होगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है वायुमंडल की सबसे जो नीचे वाली परत है वह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वह क्षोभ मंडल हो जाएगा। वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिग्बोई जो कि असम में किस उद्योग के लिए जाना जाता है, जो दिग्बोई है वह देखेंगे कच्चा तेल के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध है, यह जस्ट आपको बताया गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक या पास में बुध है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी पर है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है वह सतलज नदी पर है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें शुक्र और बुध हैं, शुक्र और बुध हो जाएंगे, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ पे 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड में, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो कार्बन डेटिंग है उसके लिए यहाँ पे जीवाश्म हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो जो जीवाश्म का अध्ययन होता है उसी के लिए कार्बन डेटिंग का यूज होता है, तो यहाँ पे आपका ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे जो गुजरात है, गुजरात की जो सीमा है वह समुद्र से लगी हुई है, गोवा की लगी है, महाराष्ट्र की लगी है, राजस्थान की नहीं लगी है, तो सी वाला राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा समुद्री जो तट वाला यहाँ पे राज्य है वह गुजरात है, यह पॉइंट याद रखेंगे, बीएड में पूछा गया था। बगलिहार परियोजना संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि घाना पश्चिमी बिहार कहाँ पर है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान में, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किस फसल के प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उन्हीं को ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बीएड में 2 बार पूछा गया है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम से संबंधित जो नियम है वह केपलर ने दिया, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के सबसे पास में बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे चमकीला ग्रह, ये जस्ट अभी आपको बताया गया है कि आपका यहाँ पे शुक्र ग्रह होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका यहाँ पे नेपच्यून होगा। नेपच्यून दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में जो सबसे ज़्यादा गर्म है वह बुध है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम और हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आपको जस्ट बताया गया कि बुध और जो शुक्र है इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह दोनों ग्रह हैं और इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग में पूछा गया है तो 8 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है बी वाला राइट आंसर है। अगला है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा पर ही है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे मंगल हो जाएगा, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लीजिए, 2011 से लेकर 25 तक का 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज करना है। 30 की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड किया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग करके जरूर प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए भारत में जो न्यायपालिका है वह बिल्कुल स्वतंत्र है, वह किसी की देखरेख में कार्य नहीं करती। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो लोक स्वास्थ्य हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 6 महीने तक काम कर सकते हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही यह डिसाइड करते हैं कि कोई भी विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है, बीएड में पूछा गया 2 बार। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? अगर राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र देना है तो वह उपराष्ट्रपति को लेकर जाकर के देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति को कभी देना होगा तो राष्ट्रपति को लेकर जाकर के दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो यहाँ पे राज्य में पूछा गया है, यहाँ पे देखेंगे राज्य में मंत्रिपरिषद पूछा गया है, तो वह जो आपकी विधानसभा रहेगी उसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, अपनी जो विधानसभा रहती है उसके प्रति उत्तरदायी रहेगी। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसी में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 इस समय है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है?
और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। जो भारत का संविधान है उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भाग 4 में है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और यह बीएड में पूछा गया है, दोनों प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता का जो अंत है वह अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संसद का अर्थ है। देखिए जो संसद होता है, संसद में आपके राज्यसभा पूरी आ जाएगी, लोकसभा आ जाएगी और यहाँ पर देखेंगे जो राष्ट्रपति होते हैं वह आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें आपको बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यसभा भी आ जाती है, पूरी लोकसभा आ जाती है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह लाया गया था। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है, या अनुच्छेद पूछा गया बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 356 के तहत लगता है। किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत लगता है, अनुच्छेद है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। बाकी अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे, यह आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में आया और उसी में जो वोट देने की आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ए वाला राइट आंसर है। बीएड में 3 से 4 बार पूछा गया। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में 250 सदस्य यहाँ पे राज्यसभा में हो सकते हैं और उनमें से 12 यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी लोकसभा में इस समय यहाँ पे 550 यहाँ पे सदस्य रहते हैं, मतलब रह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक पार्टियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अगर उनकी नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया, निःशुल्क शिक्षा किया गया है। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 21A। अनुच्छेद 21A के तहत यहाँ पर किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए बिल्कुल अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा रहेगी। अगला राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 80B के तहत। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति करेंगे। उच्च जो न्यायालय होते हैं अगर उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा मौलिक अधिकार आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार की संख्या यहाँ पे वर्तमान में 6 है, यह पॉइंट याद रखेंगे। पहले 7 थी। पहले संपत्ति का जो अधिकार था वह भी मौलिक अधिकार ही था, लेकिन अब उसको विधिक अधिकार कर दिया गया, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा अगर अनुसूची पूछा जाता है तो 12 हो जाएंगी।
बाकी अगर भाग पूछा जाता है तो 25 भाग वर्तमान में है, पहले 22 थे, इस समय 25 है, यह पॉइंट याद रखेंगे। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा उस तरह से आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 352 है, यहाँ पे अनुच्छेद 352 है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो सी वाला राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है अगर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वह केवल लोकसभा में जाएगा, वहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसी में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, तो यह देखेंगे आपका अनुच्छेद 21 ए है, जस्ट अभी आपको बताया गया, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी, तो वह देखेंगे आपका आयोग जो था वह था DS कोठारी था, डी वाला राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान सभा का जो गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया, तो डी वाला राइट आंसर है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा के द्वारा हुए थे, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान जो सभा थी उसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे जो आपका संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यह पॉइंट याद रखेंगे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, सी वाला राइट आंसर है। अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो सच्चिदानंद सिन्हा होते, यह पॉइंट याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पद दिया जाता तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव को, संवैधानिक सलाहकार दिया गया तो BN राव होंगे, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। पारित आपका किया गया 26 नवंबर 1949 को, बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो सी वाला राइट आंसर है। बाकी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यह पॉइंट याद रखेंगे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत गणतंत्र कब बना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह होगा आपका 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भारत में जो वंशानुगत जो शासक होते हैं या शासक होते हैं वह नहीं रहेंगे, उसी को गणतंत्र कहा गया, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां उस समय थी, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वर्तमान में इनको बढ़ा दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 था उसी को यहाँ पे जो भारतीय संविधान है उसमें यहाँ पे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, यह पॉइंट याद रखेंगे, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ से 12। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में आपसे खुद लिख देता है कि वर्तमान में पूछा जा रहा है या पहले। वर्तमान में पूछा गया है तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी, सी वाला राइट आंसर है। और मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाता तो 11 हो जाएंगे वर्तमान में। बाकी अगर आपसे मौलिक अधिकार वर्तमान में पूछा जाता है तो 6 होंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। भाग पूछा जाएगा 25 होंगे। अगला है भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रथम में। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख जो भारतीय संविधान है उसमें देखेंगे जो पहली अनुसूची है उसी में दिया है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसमें शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट कर दीजिए। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 31 मई को बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है और सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में अच्छे नंबर से एडमिशन कराना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लीजिए। यूपी वेट एंट्रेंस 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर 25 तक का 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन के साथ मिल रहा है। सभी सब्जेक्ट भी हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसी व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।